एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जीके जीएस और करंट अफेयर्स की लगातार जो प्रैक्टिस सेट की हम सीरीज चला रहे हैं, उसका जो सेट नंबर 27 है उसको आज हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी किए आज के सेट को लगाना स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश के किस व्यक्ति को जनसेवा के क्षेत्र में यानी कि पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में मरणोपरांत 2022 का पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे एग्जाम में डायरेक्टली यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश के किस व्यक्ति को जनसेवा के क्षेत्र में मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है? तो इनका नाम है कल्याण सिंह। आप नाम याद कर लीजिएगा, कल्याण सिंह आपका राइट आंसर हो जाएगा। कल्याण सिंह को जो है मरणोपरांत जनसेवा के क्षेत्र में जो है 2022 का पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। तो कल्याण सिंह आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा 2022 के लिए जो टोटल पद्म पुरस्कार हैं कितने दिए गए थे? तो टोटल जो है 2022 के लिए पद्म पुरस्कार दिए गए थे 128। कितने? तो 128 ये नंबर आप यहाँ देखिएगा। और इन 128 पुरस्कारों में से 4 पुरस्कार आपके पद्म विभूषण के थे, 7 पुरस्कार आपके थे किसके? तो 7 पुरस्कार यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए 17 तो 4 पद्म विभूषण, 17 आपके पद्म भूषण और 107 आपके पद्मश्री। इस प्रकार से टोटल आपके 128 हो गए पुरस्कार पद्म पुरस्कार। तो इनके नंबर आप याद रखिएगा किस किस कैटेगरी में कितने पुरस्कार दिए गए आपसे डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। तो टोटल अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले पद्म पुरस्कार तो 128 हो जाएगा। वहीं पद्म विभूषण पूछ ले कितना दिया गया था, तो 4 दिया गया था। पद्म भूषण कितना दिया गया था? 17 दिया गया था। और पद्मश्री दिया गया था आपका 107। वही यहाँ पे हम पद्म विभूषण पुरस्कार की बात कर रहे थे तो 4 लोगों को दिया गया था आपका पद्म विभूषण पुरस्कार। ये 4 लोग कौन कौन से हैं? एक हैं महाराष्ट्र के प्रभा आत्रे, इनको कला के क्षेत्र में दिया गया। और बाकी 3 जो व्यक्ति थे इनको जो है मरणोपरांत दिया गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं श्री राधे श्याम खेमका को मरणोपरांत दिया गया, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, ये उत्तर प्रदेश के हैं। इसके बाद श्री कल्याण सिंह को मरणोपरांत दिया गया पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में, ये उत्तर प्रदेश के हैं। और इसके बाद जनरल बिपिन रावत को दिया गया मरणोपरांत, और ये सिविल सेवा के क्षेत्र में, इनको जो है ये उत्तराखंड से संबंधित है। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली आपसे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया है। तो इस सूचकांक में प्रथम स्थान पर किस जिले को रखा गया था, आपसे पूछा जा रहा है। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया था। इस सूचकांक में प्रथम स्थान पर किसको रखा गया था? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, प्रथम स्थान पर रखा गया था जम्मू को, यानी कि जम्मू इसमें प्रथम स्थान पे था। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। तथा यह भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक भी था। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। इंडोनेशिया ने किस स्थल को नई राजधानी अपना घोषित किया है हाल ही में? तो इंडोनेशिया की नई राजधानी है नुसांतरा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो नुसांतरा है यह इंडोनेशिया की नई राजधानी है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, आपको बताना है कि किस अधिनियम के तहत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो यह अधिनियम था 1858 का, 1858 का भारत सरकार जो अधिनियम था, इसी अधिनियम के तहत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर ब्रिटिश क्राउन यानी कि ब्रिटिश राज को सौंप दिया गया था। आपको पता होगा 1857 की क्रांति जब हुई थी, जैसे ही 1857 की क्रांति समाप्त होती है तैसे ही इस एक्ट को लाया जाता है, 1858 के एक्ट को। इसी एक्ट के तहत जो गवर्नर जनरल का पद था उसको समाप्त कर वायसराय के पद का भी सृजन किया जाता है। तो भारत का पहला वायसराय बनता है लॉर्ड कैनिंग। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो कैनिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन जैसे ही 1857 का विद्रोह समाप्त होता है और 1858 का जो एक्ट पारित किया जाता है, उस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर वायसराय के पद का सृजन किया जाता है। तो वायसराय भी पहला बनता है आपका लॉर्ड कैनिंग। तो आपका दोनों आंसर एक ही हो जाएगा। अगर अंतिम गवर्नर जनरल पूछ ले भारत का कौन हो जाएगा, तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। और पहला वायसराय पूछ ले तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला वायसराय हो जाएगा आपका
कैनिंग ही, तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। तथा इसी 1858 के एक्ट के तहत ही जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था उसको समाप्त कर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया था, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और भारत में पहली बार जो है प्राथमिक पाठशालाओं को स्थापित करने की सिफारिश निम्नलिखित में से किसने की थी, इंपॉर्टेंट है। तो भारत में प्राथमिक पाठशालाओं को स्थापित करने की जो सिफारिश है पहली बार किसके द्वारा की गई थी, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होने वाला है, चार्ल्स वुड डिस्पैच के द्वारा। किसके द्वारा, तो आपका जो चार्ल्स वुड घोषणा पत्र था इसी के द्वारा जो है प्राथमिक विद्यालयों को जो है स्थापित करने की जो है सिफारिश की गई थी, तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। तथा यह जो चार्ल्स वुड घोषणा पत्र था, चार्ल्स वुड डिस्पैच था, यह 1854 में बनाया गया था, तो इसके बारे में भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा इसका वर्ष आप याद रखिएगा 1854 में, चार्ल्स वुड डिस्पैच। अगला प्रश्न आपके सामने है, कामेत और त्रिशूल पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित हैं। तो कामेत और त्रिशूल पर्वत भारत के किस राज्य में मिलेंगे, तो ये दोनों मिलेंगे आपको उत्तराखंड में, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, उत्तराखंड में। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछी जा रही है, कौन सी है। तो सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, इसकी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। जो धूपगढ़ है यह सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए है यहाँ पे बिल्कुल सही है, आप इसे याद कर लीजिएगा। तथा आपका जो सतपुड़ा पर्वत है, सतपुड़ा की श्रेणी है, यह आपका ब्लॉक पर्वत का एग्जाम्पल है, ब्लॉक पर्वत का एग्जाम्पल है, यानी कि यह एक प्राचीन ब्लॉक पर्वत है आपका सतपुड़ा श्रेणी। तो इसको आप याद रखिएगा, विभिन्न राज्यों में इसका अलग अलग नाम है। जैसे सतपुड़ा श्रेणी को हम गुजरात में राजपीपला कहते हैं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। सतपुड़ा श्रेणी को गुजरात में राजपीपला कहा जाता है। वहीं इसको छत्तीसगढ़ में हम क्या कहते हैं, इसको छत्तीसगढ़ में मैकाल श्रेणी के नाम से जाना जाता है, मैकाल श्रेणी के नाम से जो है इसको छत्तीसगढ़ में जाना जाता है। वहीं मध्य प्रदेश में इसको हम महादेव हिल्स के नाम से जानते हैं, मध्य प्रदेश में सतपुड़ा श्रेणी को महादेव हिल्स के नाम से जाना जाता है। तो इसके विभिन्न नाम हैं, इन नाम को आप याद रखिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। तथा जो आपकी सतपुड़ा श्रेणी है, इसी सतपुड़ा श्रेणी में नर्मदा एवं ताप्ती की जो भ्रंश घाटियाँ हैं, मतलब जो आपकी सतपुड़ा श्रेणी है यह नर्मदा और ताप्ती की भ्रंश घाटियों के मध्य स्थित है। जिसे भी आप याद रखिएगा, जो सतपुड़ा श्रेणी आपकी है यह नर्मदा नदी और ताप्ती नदी की जो भ्रंश घाटियां हैं उन्हीं के मध्य स्थित है यह श्रेणी। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। इसके बाद और जो पंचमढ़ी की पहाड़ियां हैं, जो पंचमढ़ी का हिल स्टेशन है, इसको हम सतपुड़ा की रानी के नाम से भी जानते हैं, तो इसे आप याद रखिएगा। जो पंचमढ़ी की पहाड़ियां हैं, पंचमढ़ी, इसको हम सतपुड़ा की रानी के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, सौरमंडल के गोल्डीलॉक्स जोन में कौन सा ग्रह स्थित है। तो सौरमंडल का हमारे जो गोल्डीलॉक्स जोन है इसमें हमारी पृथ्वी स्थित है, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी है यहाँ पे बिल्कुल सही है, पृथ्वी। मिनिकॉय को मालदीव से कौन अलग करता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है 8 डिग्री चैनल, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 डिग्री चैनल जो है यह मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। वहीं आपका जो 9 डिग्री चैनल है यह किसको अलग करता है, तो 9 डिग्री चैनल आपका लक्षद्वीप व मिनिकॉय के मध्य स्थित, यानी कि लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है आपका 9 डिग्री चैनल। और आपका जो 8 डिग्री चैनल है यह मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, भूलने नहीं है। वहीं आपका जो 10 डिग्री चैनल है किसको अलग करता है, तो अंडमान तथा निकोबार, अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है, यानी कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के मध्य स्थित है आपका 10 डिग्री चैनल। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है, भूलने नहीं है। वहीं आपका जो कोको चैनल है किसको अलग करता है, तो कोको चैनल जो है यह कोको द्वीप म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य स्थित है, यानी कि म्यांमार का जो कोको द्वीप है और उत्तरी अंडमान के मध्य स्थित है आपका कोको चैनल। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने है, और चेरनोबिल का जो परमाणु आपदा हुआ था यह किस वर्ष हुआ था, आपसे पूछा जा रहा है। तो चेरनोबिल की जो परमाणु आपदा हुई थी यह हुई थी 1986 में। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 1946 में जो है 1986 में
यह आपदा हुई थी तथा चेरनोबिल परमाणु संयंत्र कहाँ पर आपको मिलेगा, तो यह मिलेगा यूक्रेन में यह हादसा हुआ था, तो इसके बारे में आपको याद रखना है, चेरनोबिल 1986 में। हॉट स्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, आपसे पूछा जा रहा है। तो हॉट स्पॉट शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम बार किसने किया था, तो इसका प्रयोग सर्वप्रथम बार किया गया था नॉर्मन मायर्स के द्वारा। किसके द्वारा, तो नॉर्मन मायर्स के द्वारा। इस प्रकार से लिखाएगा, नॉर्मन मायर्स के द्वारा जो है सर्वप्रथम बार हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग किया गया था। हॉट स्पॉट होता क्या है, तो हॉट स्पॉट एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर जैव विविधता बहुत ही पाई जाती है। यहाँ पर यानी कि जो प्रजातियाँ होती हैं उनकी जो संख्या है बहुत ही अधिक मात्रा में देखने को मिलती है। इसी कारण से इसको हम हॉट स्पॉट के नाम से जानते हैं कि यहाँ पर जैव विविधता बहुत ही अधिक मात्रा में देखने को मिलती है। अगला प्रश्न आपके सामने है, लिफ्ट जब ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट के अंदर के व्यक्ति का जो भार होता है इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे भार होगा, भार पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो लिफ्ट जब ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट के अंदर के व्यक्ति का भार जो है वह बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे ए है बिल्कुल सही है, भार जो है वह बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट के अंदर जो व्यक्ति होता है उसका जो भार होता है वो बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। और जिप्सम किन पदार्थों का यौगिक है, आपसे पूछा जा रहा है। तो जिप्सम आपका कैल्शियम सल्फेट का यौगिक है, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है, कैल्शियम सल्फेट का। अगला प्रश्न आपके सामने है, कोशिका भित्ति मुख्यतः किस पदार्थ की बनी होती है। तो कोशिका भित्ति आपकी किसकी बनी होती है, तो सेल्यूलोज की बनी होती है। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, सेल्यूलोज की बनी होती है आपकी कोशिका भित्ति। तो ऑप्शन ए आप याद कर लीजिएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज यहाँ पे पूछी जा रही है, किसके द्वारा की गई थी। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, आप याद कर लीजिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज है की गई थी अल्टमैन के द्वारा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, अल्टमैन के द्वारा जो है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की गई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। ऑप्शन जो आपका यहाँ पे है, ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा, अल्टमैन। तथा माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल्स यानी कि कोशिका का पावर हाउस के नाम से भी जानते हैं, आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, अब पोलियो रोग किसके कारण होता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका जो पोलियो होता है किसके कारण होता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो विषाणु यानी कि वायरस से होने वाला रोग है आपका पोलियो, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। तथा आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। और विषाणु से कौन कौन से रोग होते हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो जैसे रेबीज हो गया, दाद हो गया, चेचक हो गया, छोटी माता, ट्रेकोमा, खसरा, पोलियो, हेपेटाइटिस, एड्स हो गया, इबोला हो गया, इंसेफ्लाइटिस हो गया, डेंगू हो गया, रूबेला हो गया, चिकनगुनिया हो गया, ये सभी आपके वायरस से होने वाले रोग हैं। वहीं आपका जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग होते हैं, तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बैक्टीरिया जनित रोगों को मैं आपको बता रहा हूँ। और टिटनेस हो गया, सिफिलिस हो गया, हैजा हो गया, काली खांसी, डिप्थीरिया, प्लेग, निमोनिया, कॉलरा और क्षय रोग यानी कि टीबी हो गया, टाइफाइड हो गया, कोढ़ हो गया, ये सभी आपके बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, ये आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग होते हैं, जीवाणु से कौन कौन से रोग होते हैं मैंने आपको बता दिया है। वहीं प्रोटोजोआ से कौन कौन सा रोग होता है, तो प्रोटोजोआ जनित रोग होता है आपका कौन सा, तो जैसे मलेरिया हो गया, मलेरिया आपका प्रोटोजोआ जनित रोग है। इसके बाद पेचिस हो गया, पायरिया हो गया, कालाजार हो गया, निद्रा रोग हो गया, ये सभी आपके प्रोटोजोआ जनित रोग हैं। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। आपको बताना है कि राज्य विधान परिषद के गठन का प्रावधान जो है किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, इंपॉर्टेंट है। तो राज्यसभा के गठन से संबंधित जो प्रावधान है कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, तो अनुच्छेद आपका हो जाएगा 169 के तहत जो है राज्य विधान परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। राज्य विधान परिषद के गठन का जो प्रावधान है यह अनुच्छेद 169 के तहत किया गया है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 169 आप याद कर लीजिएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके ये एग्जाम के लिए। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 169। संचित निधि से धन निकासी के लिए किस प्रक्रिया को अपनाया जाता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो संचित निधि से धन निकालने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपकी जो संचित निधि होती है, इस संचित निधि से धन को निकालने के लिए जो है आपकी प्रक्रिया अपनाई जाती है कौन सी,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विनियोग विधेयक की प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी वाला है विनियोग विधेयक, आप इसे याद कर लीजिएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा विनियोग विधेयक। तथा संचित निधि यानी कि भारत की जो संचित निधि है और यह कौन से आर्टिकल के तहत इसका प्रावधान है, तो आर्टिकल जो है आपका 266, आर्टिकल 266 जो है यह संबंधित है आपका भारत की संचित निधि से। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही है, विनियोग विधेयक। वर्ष में मतलब 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने में नियुक्त करना निषेध है। किस आर्टिकल के तहत आपको बताना है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने में नियुक्त करना निषेध है। तो आर्टिकल आपका जो 24 है यह 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने की मनाही करता है किसी भी कारखाने में। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 24। इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि जो प्राक्कलन समिति होती है, जो एस्टिमेट कमेटी होती है, इसमें कितने सदस्य होते हैं आपको बताना है। तो आपकी प्राक्कलन समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं और ये जो 30 सदस्य होते हैं ये आपके लोकसभा से होते हैं। आप नोट डाउन कर लीजिएगा। प्राक्कलन समिति में टोटल आपके 30 सदस्य होते हैं और ये तो 30 सदस्य होते हैं ये आपके लोकसभा के ही होते हैं। वही एक समिति आपकी होती है लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी कि लोक लेखा समिति में टोटल आपके 22 सदस्य होते हैं और इन 22 सदस्यों में से आपके 15 लोकसभा से और 7 आपके राज्यसभा से होते हैं। तो सर फैक्ट आपको याद रखना है। यूनाइटेड नेशंस की स्थापना किस वर्ष की गई थी आपसे पूछा जा रहा है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1945 को। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है 24 अक्टूबर 1945 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा इसके वर्तमान में प्रमुख कौन है, एंटोनियो गुटेरेस है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे मिलेगा, तो इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा न्यूयॉर्क में। यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है आपसे पूछा जाए। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र के बारे में आपको बताना है कहाँ पर स्थित है। तो यह आपको मिलेगा कहाँ पर, तो यह आपको मिलेगा वाराणसी में, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। वाराणसी में स्थित है यह राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आपको बताना है कि बखीरा झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो बखीरा झील आपको मिलेगी उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में तथा हाल ही में इसको जो है वेटलैंड घोषित किया गया था। तो यह फैक्ट आपको याद रखना है, इसको हाल ही में वेटलैंड घोषित किया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाला जिला आपसे पूछा जा रहा है कौन सा है। तो सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाला जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो अगर हम दिए गए ऑप्शंस की बात करें यहाँ पे, तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा मुरादाबाद। वहीं अगर हम एग्जैक्ट फिगर की बात करें तो अगर इसमें आपका दिया गया होता ऑप्शन में प्रयागराज, तो प्रयागराज आपका पहले पता नहीं कि जो प्रयागराज है यह सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाला जिला है उत्तर प्रदेश का। प्रयागराज के बाद आपका आता है मुरादाबाद, सेकंड नंबर पे है। और मुरादाबाद के बाद आपका कौन सा आता है, मुरादाबाद के बाद आता है आपका गाजियाबाद, तीसरे नंबर पे है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। और गाजियाबाद के बाद आपका कानपुर आता है सर्वाधिक पुरुष आबादी में। तो पहले नंबर पे आपका प्रयागराज है और सर्वाधिक पुरुष आबादी के मामले में। सेकंड नंबर पे आपका मुरादाबाद है, थर्ड पे आपका गाजियाबाद है, फोर्थ पे आपका कानपुर नगर है और पाँचवें नंबर पे आपका है लखनऊ सर्वाधिक पुरुष आबादी के मामले में। लेकिन आपका प्रयागराज ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो सेकंड वाला आपका सही हो जाएगा प्रयागराज, यानी कि मुरादाबाद आपका दूसरे नंबर पे है सर्वाधिक पुरुष आबादी के मामले में। तो मुरादाबाद आपका राइट आंसर हो जाएगा, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। और 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। तो न्यूनतम महिला साक्षरता आपको मिलेगी श्रावस्ती में, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे ए है बिल्कुल सही है। यहाँ पर महिलाओं की जो साक्षरता है वह सबसे न्यूनतम है, सबसे कम है। वहीं सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला आपका है कानपुर नगर। जो आपका कानपुर नगर है यह सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है। तो इसे आप याद रखिएगा, कानपुर नगर सर्वाधिक है महिला साक्षरता वाला जिला और श्रावस्ती न्यूनतम है महिला साक्षरता वाले जिले में। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है।
तो आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 27 था जीके जीएस और करंट अफेयर्स का, इसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आई होप यह सीरीज आपको पसंद आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।